नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। एलटी फर्स्ट पेपर का उत्तराखंड से रिलेटेड आज क्या है, आपका एक मॉक टेस्ट है। मेरे साथ इनके आंसर आप देते हुए चलिएगा, जिससे आपका स्वमूल्यांकन होता चलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुमान, ये वाला प्रश्न सभी को आता होगा, फिर भी एलटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जब उसकी रूपरेखा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? यहाँ पर 53,483 वर्ग किलोमीटर है, या 60,480 वर्ग किलोमीटर है, 55,483 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 65,480 किलोमीटर वर्ग है। तो ये आपको बताना है कितना है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए जिसे आता है। अगर हम बात करें ना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका, जो कि अगर हम देखें भारत का जो कुल क्षेत्रफल का 1.69 ये क्या प्रतिशत है आपका पूरे। अगर हम उत्तराखंड का अगर पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें तो ये प्रतिशत क्या निकल के आता है? 1.69 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर दिया है दूसरा नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है 110 किलोमीटर, या 210 किलोमीटर, या 220 किलोमीटर, या 320 किलोमीटर। दोस्तों चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आंसर आता है वो इसका आंसर दे सकता है। ये इससे क्या होगा, जब आप आंसर दे रहे हैं तो इससे आपका स्वमूल्यांकन ही होगा। यहाँ पर प्रश्न गलत भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर परीक्षा हॉल में आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ पर एकदम सही सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। चलिए आंसर दीजिए, इसका कितना हो सकता है? सभी लोग दीजिए आंसर। हमने यहाँ पर क्या पूछा? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर हम बात करें तो उत्तर से लेकर अगर दक्षिण तक की बात करें तो ये है आपका 320 किलोमीटर ये है। ठीक है, अगर हम देखें बेसिकली इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार के रूप में उत्तराखंड का है, और इसका जो पूर्व से लेकर अगर हम पश्चिम की तरफ अगर इसका विस्तार देखें ना, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का अगर विस्तार को लेकर तो 358 किलोमीटर ये बैठता है। और अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक का देखें तो 320 किलोमीटर ये बैठता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, आपके यहाँ पर है। ये कह रहा है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं ये पूछ रहा है, कितने ऐसे जिले हैं, ठीक है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पर दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, या फिर यहाँ पर दिया है आपके 6 दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने लगे हैं? चलिए बताइए, जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है कि हमने जो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, ये थोड़ा सा अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पिथौरागढ़ से नेपाल जुड़ा रहता है और तिब्बत जुड़ा रहता है, चाइना ये जुड़ा रहता है, तो कितने हम ये हो सकते हैं? चलिए आंसर दीजिए, तीसरे का क्या होगा? जिसे भी आंसर आता है वो दीजिए। ये देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं वो आपकी कितने हैं? 5। ये 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जब हम सीमा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है कि अगर हम जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रखता है वो आपका पिथौरागढ़ रखता है, जो कि आपकी क्या करता है, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया की सीमाओं को क्या है, स्पर्श करता है। और चीन को भी स्पर्श करने वाले अगर जिलों की अगर बात करें जो करते हैं, जैसे चंपावत नहीं सॉरी पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और साथ ही चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। देखिए, नेपाल की सीमा भी वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आती है। जैसे हम रुद्रप्रयाग की बात करें, टिहरी की, अल्मोड़ा की बात करें, बागेश्वर, ये जो जिले हैं जिसकी किसी भी जो अन्य राज्य
या कहें जो देश की सीमाओं स्पर्श नहीं करते। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वह कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। आपका रुद्रप्रयाग नहीं करता है क्योंकि वो बीच में है, और टिहरी भी नहीं करता है, और अल्मोड़ा भी नहीं करता है, और साथ ही बागेश्वर भी। ये 4 जिले क्या हैं जो आपकी किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि राज्य के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब आपको नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और 1 दिया है। चलिए आंसर दिए, जिसे भी आता है आंसर तत्काल इसका आंसर दीजिए, अन्यथा मूर्ख दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं। इस श्रृंखला को आप छोड़ के जा सकते हैं, अन्य चीज़ें रील्स देख सकते हैं, उसमें अच्छा रहेगा, उसमें मनोरंजन भी होता है। यहाँ तो आपको सिर्फ आपका जो शारीरिक दबाव आप पे पड़ता है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों, हमने अगर मैं आंसर दूं इसका, तो इसका 3 है। 3 जिले क्या करते हैं आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब नेपाल को स्पर्श कौन करते हैं? मैंने आपसे कहा जो नेपाल को स्पर्श करते हैं वो तो पहले है कि आपके उधम सिंह नगर, ठीक है, और चंपावत करता है, और पिथौरागढ़ की जो जिले हैं ये क्या करते हैं, ये नेपाल की सीमाओं को ये स्पर्श करते हैं। याद रखिएगा, तो 3 ये जिले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 5वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है। अब उत्तर प्रदेश को देखिए, हम उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला ये है आपके देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है या हल्द्वानी है, तो कौन सा स्पर्श करता है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कौन करता है उत्तर प्रदेश का? जैसे ये हरिद्वार है, नगीना का क्षेत्र पड़ता है, बिजनौर का क्षेत्र पड़ता है, ये सारे क्या हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला ये जो सीमा है वो आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को क्या करते हैं, ये स्पर्श करता है ये वाला। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 6 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में वृहद ये हिमालय फैला है? यहाँ पर 3 दिया गया है, 4 दिया गया, 6 दिया गया है, 5 दिया गया। तो कितने क्षेत्र में वृहद हिमालय का ये क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो आपके 5 जिलों में क्या है, वृहद हिमालय हमारा ये फैला है। अब देखिए, अगर हम वृहद हिमालय की अगर जहाँ पर बात करें तो वृहद और आंतरिक हिमालय होते हैं 2। ठीक है, ये क्या है, उत्तर में सबसे लंबी लगातार जो आंतरिक जो श्रेणियाँ होती हैं भारत की, जिसे भारतीय ग्रंथों में उसका जो नाम दिया गया है बेसिकली, अगर आप देखोगे हम क्या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो हैं वो आपके वृहद हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, थोड़ा इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये जो ये हिमालय वो सदैव क्या होता है, जो बर्फ से ढके रहते हैं, और इसे अगर हम देखें महान हिमालय के रूप में भी जानते हैं, मुख्य हिमालय के रूप में जानते हैं, बर्फीले हिमालय के रूप में भी जानते हैं। और जो पर्वतीय भाग होते हैं इनके 3000 से आपके 7800 मीटर तक की ये होते हैं। और तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सबसे जो ऊंची चोटी कभी पूछा जाता है तो आपको बता दें वो नंदा देवी है, और नंदा देवी की जो ऊंचाई है अगर बात करें समुद्री तल से 7870 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न अपने आप में। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 7वें नंबर का प्रश्न है, उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी है, यह सुंदर डूंगा ग्लेशियर है, यह केदारनाथ ग्लेशियर है, उपरोक्त में से सभी। तो आपको भी बताना है कौन सा उच्च हिमालय क्षेत्र की बात करें तो उच्च हिमालय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो ये प्रश्न है इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपके संपूर्ण ये जो आपका ऑप्शन डी दिया है ये क्या एज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये उपरोक्त ये सभी है, यहाँ फूलों की घाटी भी है, सुंदर डूंगा है, ये ग्लेशियर है, केदार ग्लेशियर है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है लघु हिमालय किसके मध्य में है, मध्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, या शिवालिक और महान हिमालय के, या फिर ट्रांस और शिवालिक हिमालय के, या शिवालिक और भाई हिमालय के। तो कहाँ पर ये स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों
इसको बताइए। हमने लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। लघु हिमालय जो क्षेत्र है वो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर दीजिए। दोस्तों उसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी ट्रांस व ये शिवालिक हिमालय के मध्य में ये स्थित है। ये आपको थोड़ा सा पता होगा। जब हम लघु हिमालय और साथ ही मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं, तो जो ये हिमालय की जो श्रेणी है ना, वो विस्तृत हिमालय, जैसे हम शिवालिक हिमालय के मध्य में ये स्थित है। और ये 70 से अगर आप कहें 100 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर ये फैली हुई रहती हैं। और जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये जो श्रेणियां हैं वो समानांतर रूप में क्या हुई, ये फैली हुई है। अगर देखें हम सामान्य तौर पर अगर देखें ना, तो 3000 से 4500 के मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और ये जो क्षेत्र है बेसिकली अगर आप देखोगे, कुमाऊं के अगर देखें बेसिकली अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, नैनीताल के जो उत्तरी भाग है उसको ये सम्मिलित किए अपने साथ लेके चलता है। और अगर हम कहें दक्षिण की तरफ देखें, दक्षिण से पूर्व की तरफ देखें, तो यहाँ धौला धार हो गया, पीपर धार हो गया, महा भारत लेक हो गया, नाम हो गया, रीवा हो गया, चुरिया हो गया, मंसूरी हो गया, ये तो छोटे छोटे क्षेत्र ये फैले होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 9वें नंबर का प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों का प्राचीन क्या नाम है। अब शिवालिक श्रेणियों का प्राचीन नाम की अगर हम बात करें, तो प्राचीन नाम क्या हो सकता है, जिसे आता है वो कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर दिया है मानक हिमालय, या मिकिर पहाड़ी है, या नीलगिरी पहाड़ी है, या फिर राव पहाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है, ABCD। तो आपको ये बताना है, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो मानक वो पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में ये क्या है, इसको प्राचीन नाम से इसे जाना जाता था पहले, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। जब हम बात करें शिवालिक की बात करें, शिवालिक श्रेणियों की अगर बात करें, तो ये श्रेणियाँ है ना, ये भाई दक्षिणी श्रेणी के रूप में हम इनको जानते हैं। इसे भाई हिमालय भी कहा जाता है, और इसको हिमालय की गिरिपाद इसको गिरिपाद भी कहा जाता है। और ये अगर हम देखें राज्य की औसतन अगर इसमें ऊंचाई की अगर बात करें ना, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 600 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं ये घाटियों के स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे कि ये वाले जो क्षेत्र होते हैं शिवालिक के क्षेत्र, तो इस श्रेणी की अगर मैं कहूँ, तो उत्तराखंड में इसका विस्तार है 600 से लेकर आपको 1200 मीटर की ऊंचाई तक ये फैला रहता है। जैसे मैंने कहा कि दक्षिण में आपकी अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा भाग स्थित है। और उत्तर में आपका हरिद्वार का मध्यवर्ती जो पौड़ी हो गया, मध्यवर्ती नैनीताल, देहरादून, ये जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न है। यह कह रहा है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी रूरी कहा जाता है। रूढ़ी मतलब जैसे रूढ़ पड़ जाते हैं, पहाड़ी में एक शब्द होता है रूढ़, रूढ़ पड़ जाते हैं, रूढ़ी रूढ़ा दिन आ गई ऐसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है ये किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु को, या वर्षा ऋतु को, या फिर हम कहें आपके बसंत ऋतु को। तो जो ये है ना आपके रूढ़ी, इसे जो कहा जाता है वो आपके ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान कितना रहता है। आपके 10 से 12 सेल्सियस रहता है, या 12 से 16 सेल्सियस रहता है, या भी 12 से 20 सेल्सियस, या भी इसका आपके 20 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो कितना रहता है, तो ये आपको बताना है कि तो उत्तराखंड का तापमान की हम बात करें बेसिकली जो रहता है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। तो उत्तराखंड में जो सामान्य तौर पर जो तापमान रहता है वो 12 से 16 डिग्री के बीच में ही रहता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। यह बृहद हिमालय के ऊपरी जो क्षेत्र होता है उस वहाँ पर होती है, या तो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र तो वहाँ होती है, या शिवालिक क्षेत्र में होती है, या तराई दून काली बेसिन में होती है। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो जो होती है बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बर्फ ही बर्फ रहती है। तो वहाँ पर बारिश का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो वहाँ पर सर्वाधिक रूप में कम वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर साल भर बर्फ रहती है, बर्फ ही गिरती रहती है। तो बारिश होने का कहीं पर कोई महत्व नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे
12वें नंबर का प्रश्न, ये 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किस ना राज्य में किस ऋतु को बसगाल भी कहा जाता है? ठीक है, बसगाल कहा जाता है। ये शीत ऋतु को ये शीत या ग्रीष्म या फिर वर्षा या शरद ऋतु, तो ये किस ऋतु को कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो जो 13वां का है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके वर्षा ऋतु को ये कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत शानदार ये प्रश्न है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अनुमान पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, ये 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? व्याख्या दिया जाए, इस दिया जाता है, परमार दिया जाता है, इसकी ये जो दिया है तो ये कहा जाता है। तो ABCD, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्या कहा जाता है इसको? तो ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? देखिए 14 का ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन रुकुंद करके जो दिया गया है, ऑप्शन डी एज ए राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15 नंबर का प्रश्न, निरंतर हिमालय चंद्रांतित जलवायु कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? जो हिमालय चांचित जो होती हैं, तो जलवायु कितनी ऊंचाई पर होती है? 3 से 900 मीटर पर, या 2400 से 300 में 3000 मीटर पर, या 4000 से 4800 मीटर पर, या इससे अधिक ऊंचाई पर? तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पर होता है? बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो ये होता है 4 से 4800 मीटर पर ये होता है। तो इससे पूर्व मैंने बताया था कि ये कितनी ऊंचाई पर ये रहता है। ठीक है, अनुमान यही रहता है आपका 3000 से आपके कहीं पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर भी दिखाई देता है। वैसे तो ये 3-4 हजार से आपका 39 सही है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये बेसिकली ये रहता है। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। अगले प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि उत्तराखंड का वह कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा भूभाग है जहाँ पर सर्वाधिक रूप में वर्षा होती है? यह लघु हिमालय है, या भाई हिमालय है, भाबर है, या फिर तराई का जो क्षेत्र है वहाँ पर होती है? तो कहाँ पर सर्वाधिक रूप में वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो वर्षा होती है वो तराई में सर्वाधिक रूप में क्या होती है? वर्षा होती है। तो ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन डी है, तराई भाबर जिसे हम कहते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होती है? सर्वाधिक रूप में वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का जलवायु आपने देखा ही होगा, आपने पढ़ा होगा। जैसे जो आपका तराई का या कहें जो भाबर और तराई की अगर हम बात करें, तो यहाँ कंकरीली और पथरीली यहाँ पर मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाबर। और महीन अवसाद वाली जो वाली मिट्टी होती है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। जो भाबर का जो क्षेत्र होता है वो शिवालिक पहाड़ियों के आसपास का ये क्षेत्र माना जाता है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। और पहाड़ों से उतरने वाली जो नदियां हैं, वेसंग जो धाराएं होती हैं, वो जो गति होती है, उनका आकार इस क्षेत्र में आकर कुछ धीमी पड़ जाती है। और साथ ही अगर हम देखें, पहाड़ों से जो अपने साथ जो अलग अलग चीजें बहा के प्लास्टर खंडों को लेकर जब ये आती है, तो ये भाबर वाले क्षेत्र में छोड़ जाती है। तो याद रखिएगा। और पश्चिम में अगर इस क्षेत्र की अगर बात करें, जो पश्चिम की तरफ ये जो क्षेत्र है, 34 किलोमीटर का चौड़ा ये क्षेत्र होता है। ये जो निरंतर आप अगर देखोगे पूर्व की तरफ, अगर ये निरंतर आप देखोगे, तो ये छोटे छोटे ये होता हुआ चला जाता है। और जब हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा, तराई का और भाबर का जो क्षेत्र का, तो भाबर और तराई का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, गढ़वाल हो गया, और साथ ही नैनीताल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जैसे चावल हो गया, गन्ने के अतिरिक्त यहाँ पर गेहूं होता है, जौ होता है, आलू होता है, प्याज होता है, इसकी उपज सर्वाधिक रूप में होती है। और जो तराई का जो क्षेत्र होता है, जैसे हम तराई के क्षेत्र की जब बात करते हैं, तो जैसे हरिद्वार का जो मैदानी क्षेत्र होता है, ये प्रमुख क्षेत्रों में इसमें आ जाता है। और इसका जो उत्तर की सीमा की अगर हम बात करें, तो 300 मीटर ये रहता है। इस तरीके से ये समझ पा रहे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है
कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अनुमान सभी को इसका आंसर आता है, जिसे भी आंसर आता है इसका आंसर दीजिए। कोटद्वार में होती है, देहरादून में होती है, मसूरी में, नरेंद्र नगर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सर्वाधिक रूप में जो वर्षा होती है वो आपके नरेंद्र नगर में ही ये होती है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक रूप में वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप में वर्षा होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो नदी समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो नदी समूह कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो नदी समूह की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पर 6 प्रकार के क्या हैं आपके नदी समूह हमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस स्थान से होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं? तो सीधे इसका आंसर दीजिए जिससे भी आता है। देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में, विष्णुप्रयाग है, कर्णप्रयाग में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, देवप्रयाग से आगे को क्या कहा जाता है? इसको गंगा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है और आगे को गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न है, अलकनंदा नदी किस स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है? कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा में किस स्थान से जो पिंडर नदी का जो जल आता है ना, उसको साथ लेके ये चलती है, ये कहें इसको ग्रहण करती है। अलकनंदा है, कर्णप्रयाग है, केदारनाथ या बद्रीनाथ, तो किस स्थान पर ये है? तो आपको बता दूं ये कर्णप्रयाग से ही ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 21वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये आपको बताना है। आपने अगर कभी नेपाल की तरफ घूमने गए हुए, पिथौरागढ़ की तरफ घूमने गए तो तब आपको पता यहाँ पर गंगा नदी है, यमुना नदी है, काली नदी है, भिलंगना है, तो कौन सी है? तो ये आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये काली नदी है, जो आपके उत्तराखंड और साथ ही नेपाल के बीच में बहती है। तो ये दो क्या करती हैं, कुमाऊं और नेपाल को ये अलग करती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नदी ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ आपका नेपाल, यहाँ आपका कुमाऊं, तो इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 22वें नंबर, सुसुआ किस नदी की, किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ये आपको बताना है। ठीक है, सुसुआ किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गंगा है, शारदा है, घाघरा है या सोंग है? तो आपको ये बताना है दोस्तों। 22वें नंबर का क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ये जो है ये शारदा नदी है। ठीक है, इसकी सहायक प्रमुख सहायक नदी के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 23वें नंबर का प्रश्न है, भू आकृति दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या, भू आकृति की दृष्टिकोण से उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? काली होती है या टॉन्स होती है या गड़क होती है या भागीरथी होती है? तो कौन सी नदी ये प्रवाहित होती है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ये नदी बहती है वो आपके टॉन्स नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 20वें नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? ये हरिद्वार है या नैनीताल है या हल्द्वानी है या देहरादून है? तो कौन सा भाग है वो जो गंगा नदी के प्रभाव क्षेत्र में सर्वाधिक रूप में आता है? चलिए, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता है, हरिद्वार ही है, क्योंकि हरिद्वार में ही पूर्ण रूप से गंगा प्रभावित होकर आगे को निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? अब जो नदी के किनारे जो स्थित नहीं है वो पूछ रहा है। यहाँ पर है श्रीनगर है, उत्तरकाशी है, कीर्तिनगर है, कर्णप्रयाग है। कौन सा ये स्थान है जो नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? ठीक है, चलिए आंसर दीजिए जिससे भी आता है। देखिए दोस्तों, ये कीर्तिनगर क्या है, आपके नदी के किनारे ये स्थित नहीं है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कह रहा है कि उत्तराखंड की जो सबसे गहरी जो झील है उस झील के बारे में आपको बताना है, कौन सी उत्तराखंड की सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या दिया है, नौकुचिया ताल दिया है, द्रोण सागर दिया है, ये नैनीताल दिया है, ये गिरी कर्णताल ये दिया है, नौकुचिया ताल हो गया, द्रोण ताल हो गया, नैनीताल हो गया, गिरी ताल हो गया। कौन सा ताल है तो आप बता सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। चलिए जल्दी से दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कौन सा है? देखिए, नौकुचिया जो ताल है ना, वो उत्तराखंड का सबसे गहरी झील के रूप में नौकुचिया ताल को माना जाता है, जिसके नौकुचिया ताल इसलिए भी कहा, इसके 9 कोने हैं, तो इसीलिए से नौकुचिया ताल के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जब तालों के बारे में आता है तो तालों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ताल कहाँ है, ठीक है। तालों की गहराई कहाँ है, सर्द ऋतु में कौन सा ताल गहरा है। तो ये जो ताल है, कौन से जनपद में कौन सी ताल है, ठीक है। इन तालों के बारे में आपको कॉन्टेक्स्ट याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो ये कह रहा है, निम्न में से किस झील में सदा बर्फ जमी रहती है? अंधेरी ताल है, ये यमक ताल है, लिंग ताल है या महासर ताल है? तो वो कौन सा ताल है जिसमें साल भर अगर हम देखें ये जमी रहती है, बर्फ से हमेशा ये जमी रहती है? तो वो ताल कौन सा है? यमक ताल है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, बर्फ में जमा जमा रहता है ये, ठीक है। यमक ही ताल हुआ है जो आपके जमी हुई झील के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है, निम्न में से किस ताल पर पानी उबलता हुआ है? उबलता हुआ है, देखिए उबलता रहता है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें उबलता? भैकक ताल है या ब्रांड बादनी ताल है या वेणी ताल है या बयां ताल है? तो वह कौन सा ताल है जिसमें पानी क्या होता है, उबलता रहता है, ठीक। ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। तो ये जो ताल है उबलता हुआ, जो पानी उबलता है, ये आपका बयां ताल है। यहाँ पर पानी क्या है, उबलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 29वें नंबर का प्रश्न है, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? अब रूपकुंड झील के बारे में बात करें, टिहरी गढ़वाल में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में, नैनीताल में है। तो ये कहाँ हो सकती है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपके चमोली में रूपकुंड ताल स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 30वें नंबर का प्रश्न कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? नीति है, माणा है, ये लिपुलेख है, थांगला है? तो कौन सा है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए आंसर दीजिए। ये जो है आपका थांगला जो है दर्रा, वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए कह रहा है कि थांगला का संपर्क क्षेत्र है, थांगला का जो संपर्क क्षेत्र है कहाँ कहाँ से फैला है? तो उत्तर से तिब्बत, या फिर उत्तरकाशी से तिब्बत, या फिर उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश, या चमोली से तिब्बत, या फिर पिथौरागढ़ से तिब्बत। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये है आपका उत्तरकाशी से तिब्बत तक का क्षेत्र थांगला के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि 32वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि राज्य का प्रमुख दर्रा, ये राज्य का प्रमुख दर्रा है कौन सा है? श्रवणकंठ है या लिपुलेख है या भारत होती है, या फिर ये सभी? तो प्रमुख दर्रे के बारे में बात करें, प्रमुख दर्रा कौन सा हो? तो प्रमुख दर्रे आपके सभी राज्य के सभी प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न है, हिमालय का तीर्थी उत्थान है, मायोसिन है, ये इयोसिन है, या प्लायोसिन है, या ये सभी है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपको क्या है, ये प्लायोसिन करके ये है हिमालय का तृतीय उत्थान। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, कह रहा है कि 34वें नंबर का प्रश्न है कि केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कि जो गांधी सरोवर है उसको किस नाम से, चौराबाड़ी या भूषंडी, या फिर देवरिया ताल है, या नरसिंह ताल है? तो किस नाम से जानते हैं? तो अनुमान सभी को पता होगा, चौराबाड़ी ताल ही वह है, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियां बिखरी गई थी। तो यही है, गांधी सरोवर के रूप में से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 35वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि ये युग्म है, ये युग्मों में से एक गलत है, उस युग्म को आपको देखना है। देखिए कह रहा है डोडी ताल आपको उत्तरकाशी में, देवरिया ताल टिहरी में है, या बेनी ताल चमोली में है, या बासुकी ताल आपको रुद्रप्रयाग। इसमें से एक गलत है, उस ऑप्शन को आपको पिक करना है। तो बताइए कौन सा है वो। देखिए दोस्तों, ये जो देवरिया ताल है, ये टिहरी, ये इसमें क्या है आपका गलत है। तो ये ऑप्शन आपका बी जो है ये है राइट आंसर। अब देवरिया ताल क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस जनपद में है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये
प्रयाग में ये स्थित है, तो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 36 नंबर का निम्नलिखित ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? नामिक ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, तो कौन सा ग्लेशियर है? तो ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए इसका, जिसे भी आता है। तो दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गंगोत्री ग्लेशियर की हम बात करते हैं। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, बेसिकली अगर आप देखोगे, ये जो है हिमालय, जो गढ़वाल हिमालय की चौड़ा बांकी पर्वत श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर ये स्थित है। और बहुत ही भौगोलिक विस्तार अगर देखें तो ये आपका 30 डिग्री से आपके 45 मिनट और 30 से 55 मिनट ये इस प्रकार से है। तो अगर इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो ये आपकी 40 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। और औसतन अगर चौड़ाई की अगर बात देखें तो इस ग्लेशियर की 2 किलोमीटर इस ग्लेशियर का फैलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अत्यंत ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए माउंटेन ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में है, चमोली में है, या पिथौरागढ़ में है, या बागेश्वर में है? तो किस जनपद में है ये आपको बताएं। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे 18 नंबर का 38 नंबर का प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के हिम नदियों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो उत्तराखंड की जितने भी हिमालयी श्रेणियाँ हैं, जो भी हिमालय हिम नदियाँ हैं, जो हिमालय हैं, तो इनको सर्वाधिक रूप में खतरा किससे? ग्रीन हाउस गैसों से है, अम्लीय वर्षा से है, मृदु क्षणा से है, या फिर जल प्रदूषण से है? तो किस चीज़ से सर्वाधिक रूप में इनको खतरा महसूस होता है? तो मृदा क्षणक से ये है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 39 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिंडारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये आपको बताना है। उत्तरकाशी में है, चमोली में है, या बागेश्वर में है, या फिर हम बात करें आपके पिथौरागढ़ में है? तो कहाँ पर है ये? बताइए दोस्तों जल्दी से, जिसे आता है। तो ये आपका बागेश्वर, पिंडारी कहाँ है? बागेश्वर जनपद के ये अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, जब हम पिंडारी की बात करें तो जो ये हिमनद का जो भौगोलिक क्षेत्र अगर बात करें, जो इसका जो विस्तार है वो आपका क्या है 30 डिग्री से 15 मिनट, या 30 से 25 मिनट अक्षांश उत्तरी में है। तो और लगभग 80 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर है। औसतन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 385 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। और ये आपके का है बागेश्वर जनपद में ये स्थित है। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कौन सा ग्लेशियर, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? इनमें से कौन सा वो ग्लेशियर है जो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है? ये कह रहा है कि मिलन है, या पिंडारी है, या चौराबाड़ी है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए जो चौराबाड़ी है, जो चौराबाड़ी जो है वो आपका कहाँ आता है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। देखिए अगर हम बात करें जैसे जो ये जो ग्लेशियर है तो ये चौराबाड़ी में है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये कुछ मिलान करने हैं। मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़, या डूंगा ग्लेशियर बागेश्वर, या गंगोत्री उत्तरकाशी, या दूनागिरी, या आपके चमोली में? तो ये कहाँ है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये कौन ग्लेशियर कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें जैसे गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? किस, ये गढ़वाल के अंतर्गत आता है। तो गढ़वाल का कौन सा? ठीक है, तो ये आपको बताना। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? ये देखिए ये सारे एक साथ ये मिला के रखे। ठीक है, एज ए राइट आंसर सभी सही है। मिलन आपके ये है, डूंगा ये बागेश्वर में, गंगोत्री यहाँ है, और डूंगा ये सारे सही एज ए राइट है, अपने सही क्रम पर ये लगे हुए हैं। ठीक,
अब यहाँ पे देख पा रहे हो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, टिहरी में है या उत्तरकाशी में है, चमोली में है या पिथौरागढ़ में है, तो कहाँ पर ये ग्लेशियर स्थित है, तो ये आपको बताना है। खतलिंग ग्लेशियर ये आपकी गए टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आ रहा है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेल पास कहाँ स्थित है, चमोली में है या बागेश्वर पिथौरागढ़ में है या उत्तरकाशी में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए जिसे भी आता है। 43 का ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें जो इसका जो स्थित है तो वो आपका किस में है, बागेश्वर पिथौरागढ़ में, टेल पास कहा जाता है इसको। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 44 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 मार्च 2002 को, या 15 मार्च 2002 को। तो कब की गई थी वनों के विकास के लिए वन निगम का विकास ये स्थापित किया गया था। तो आपको बताना किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो ये जो किया गया था 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। अब यहाँ पर देखो 45 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस जनपद में वनों का प्रतिशत सबसे कम है, चंपावत में है या उत्तरकाशी में है, गढ़वाल में है या फिर पिथौरागढ़ में। तो कहाँ पर है कि जहाँ पर सारथी रूप में वनों का जो प्रतिशत है सारथी रूप में कम हमें देखने को मिलता है, वो आपके किस जनपद में है, चलिए बताइए। तो ये है आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा पिथौरागढ़ वो क्षेत्र है जहाँ पर वनों का प्रतिशत क्या है, सबसे कम है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 46 नंबर का प्रश्न, देश का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान खोला गया था कहाँ, नैनीताल में है, देहरादून में, हरिद्वार में, भोपाल में। तो किस स्थान पर ये खोला गया था, तो दोस्तों ये देहरादून में ही स्थापित है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 47 नंबर का प्रश्न, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है, चमोली उत्तराखंड, चमोली है ये देहरादून नहीं सॉरी, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताएं दोस्तों। ये जो है इंडियन फॉरेस्टर रेंजर कॉलेज जो है आपका, ये आपके देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है 48 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में 100 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पाणित वन होते हैं, या शोषित कटिबंधीय वन होते हैं, या उप पर्वतीय वन होते हैं, या पर्वतीय वन होते हैं। तो कौन सा हो सकता है इसका 48 का सही बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर, ठीक है। हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष कौन सा है, जिस जो कि राज्य में जो पशुओं के लिए जिससे कि चारा प्राप्त हो सकता है वह कौन सा वृक्ष है। तो वृक्ष के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, चीड़ है, बांज है, देवदार है, सागौन है, तो कौन सा है, चलिए बताइए। मुझे लगता है जितने भी पहाड़ के जितने भी बच्चे हैं वो सब बता दीजिए। देखिए बांज का जो वृक्ष होता है वो हमारे पशुओं के लिए चारे के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 85 नंबर का प्रश्न कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है, जिला जिला दंड अधिकारी का, या जिला वन अधिकारी का, या आयुक्त का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपके जिला वन अधिकारी का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 51 नंबर का प्रश्न है। 51 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तराखंड में बांज ब्रांच के पौधे हैं उसमें न उपोष्ण या कटिबंधीय वनों की विशेषता है, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, या शीतोष्ण वनों की विशेषता, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है, तो आपको बताइए। जिसका जो राइट आंसर है समशीतोष्ण वनों की विशेषता ये होती है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर है, ठीक है इसका। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 52 नंबर के प्रश्न कह रहे हैं नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई, 1988, 1985, 1982 और 1991 में कब की स्थापना की गई थी, चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों ये किया गया था 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 53 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर राजाजी उद्यान है, नंदा बायो रिजर्व यह है, ठीक है। दो कौन है, तो आपको बताना। तो ये कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में यूनेस्को द्वारा जैसे विश्व धरोहर की सूची जारी की जाती ना, तो उसमें कौन है, देखिए नंदा देवी जो यह है बायो रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 54 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस
राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, कॉर्बेट नेशनल ये पार्क है, ये है। तो कौन सा है? तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय ये पार्क है जिसको 2016 में ये जो एक प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ पर दिया है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र या भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का या टॉन्स नदी का? तो किसका है? तो ये बताना है आपको दोस्तों। तो ये आपका टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, खैर किस प्रकार का वृक्ष है? उप अल्पाइन वनों का या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, तो इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर बताएं तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? उस उपोष्ण कटिबंधीय ये वन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो श्रृंखला है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।